Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, Yoganit Sachadeva. How are you all doing? I am absolutely fine and hoping the same for you as well. So, ये वीडियो की भी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी कमेंट सेक्शन में, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, आप लोग बोलो तो बनानी पड़ेगी वीडियो. सो आई एम बैक विद अ वीडियो. सो दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू CUET और आप लोगों को पता ही होगा दैट CUET 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं. और इस वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगी जो इस वीडियो में बताने लायक हैं, और इस वीडियो के ऐसे पार्ट्स भी काफ़ी सारे आएंगे. तो बोर्ड्स का तो आपका सिस्टम सेट हो गया, मैंने जो आप कह रहे हो मैं वो वीडियो अपलोड कर रही हूँ. एंड CUET से रिलेटेड भी मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी. मेरे प्लान है कि यहाँ पर जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मैं उन लोगों को भी वीडियोस में लेकर आऊँ, उनकी स्ट्रैटेजी वो कैसे करा, उन्होंने कैसे करा, एंड उनके स्कोर वगैरह सब चीज़ें इसी चैनल पे मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो. एंड ऑल्सो 5 की जल्दी होने वाली है, तो इस वीडियो के नीचे जल्दी से जो भी आपके 12th से बोर्ड से रिलेटेड डाउट्स है वो डाल दो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 5K पे एक स्पेशल बड़ी सारी वीडियो आएगी जिसमें मैं आप सबके कॉमेंट्स का रिप्लाई करूँगी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है. तो सो या स्टार्टिंग विद कि मैं कौन से कॉलेज में अभी हूँ. सो अगर आप लोगों को नहीं पता, मैंने CUET 2023 दिया था एंड आई एम करेंटली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम इन शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज. सो येस, अभी कुछ आप लोगों के डाउट्स वगैरह भी थे, उनके भी आई विल रिप्लाई. बट स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, तो जल्दी जाओ, आप अपने फॉर्म्स भरो और उसमें देख लेना, चेक कर लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. 10th की मार्कशीट होती है, 12th की मार्कशीट होती है, एंड या एक दो कुछ और होता होगा, तो एक बार चेक ज़रूर कर लेना आप लोग. एक चीज़ ज़रूर आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जो आप अपने फॉर्म है वो पूरे आराम से भरना, क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है बाद में, क्योंकि ज़रा सी गलती हो जाती है उनके फॉर्म में और बाद में वो बहुत ऐसे बड़ा इशू बन जाता है. तो एक चीज़ ज़रूर चेक करके भरना. मैं ये सजेस्ट करूँगी कि किसी की गाइडेंस में भरना, तो वो चीज़ बेटर रहेगी आप लोगों के लिए, ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े आप लोगों को. काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सब्जेक्ट्स कौन से हम चूज़ कर सकते हैं. सो बेसिकली जो आपके 12th में सब्जेक्ट्स थे वही आपको चूज़ करने हैं. सपोज आप कॉमर्स से थे तो आपके मेन सब्जेक्ट क्या होते हैं कि अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड एक लैंग्वेज आपको लेनी होती है. तो आपको ये सब्जेक्ट्स तो चूज़ करने ही करने हैं. एंड देन अगर आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपके पास अगर जैसे अकाउंट्स है तो अकाउंट्स की जगह आप कोई दूसरी स्ट्रीम का सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, या ऐसा सब्जेक्ट जो आपके पास 12th में था ही नहीं, क्योंकि फॉर्म्स फिल करने के बाद आगे CUET एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम बन चुका है. बहुत टाइम लगेगा आपको, जब तक कॉलेज नहीं मिलता ना, अभी फॉर्म के बाद से जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता ना, तब से कुछ ना कुछ चलता रहेगा. ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो इसको आराम से करना है. तो अभी से थोड़ा रिलैक्स होकर चलना, 6-7 महीने तो लग जाएंगे इन सब चीज़ों को डन होने में. तो अभी फॉर्म्स भरने के बाद आप लोगों की सब्जेक्ट मैपिंग होती है कि 12th में जो सब्जेक्ट्स थे और आपने CUET में जो सब्जेक्ट्स ले रखे हैं ना, उन दोनों का आपस में चेक किया जाता है कि अकाउंट्स है, ठीक है, अकाउंट CUET में फॉर्म में भरा हुआ है. तो इसके कारण आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई और सब्जेक्ट ले लिया जो आपके पास था ही नहीं 12th में. तो वो चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है. एंड नेक्स्ट चीज़ जो मेरे से बहुत ही लोगों ने पूछी, सबसे ज़्यादा यही पूछा हुआ था मैथ्स से रिलेटेड. मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बोल रखे हैं कि मैंने मैथ्स ड्रॉप कर दिया था अपना, और काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट था कि 1 मंथ पहले ड्रॉप कैसे करा. सो बेसिकली जब प्री बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए थे तो उसके थोड़े दिनों बाद स्कूल वालों से काफ़ी बच्चों को बुलाया था जिनके प्री बोर्ड्स में मैथ में अच्छा स्कोर नहीं था, और उनमें से मैं भी एक थी. तो वहाँ पर तब टीचर्स ने सुजेस्ट करा कि आप ड्रॉप कर सकते हो. अब आई डोंट नो उन्होंने अंदर पे क्या प्रोसीजर करा. मैंने एक लेटर लिख के दी थी विद माय पेरेंट्स सिग्नेचर, और मेरे भी सिग्नेचर थे. उसके बाद अभी ना मैंने प्रैक्टिकल दिया ना मैंने एग्ज़ाम दिया. ऐसा नहीं है कि मेरे रिपोर्ट कार्ड में मैथ्स लिखा ही नहीं हुआ आ रहा, लेकिन मेरे मैथ्स शो हो रहा है, बट मैं उधर एब्सेंट शो हो रही हूँ. कुछ तो चीज़ उधर टीचर्स का आई एम नॉट श्योर कि उधर क्या प्रोसीजर चला. मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि अभी आप एब्सेंट हो जाना अपने पेपर में. आप लोगों ने प्रैक्टिकल दे रखे, आप ऐसे नहीं एब्सेंट नहीं हो सकते, आपके उधर मार्क्स पूरे 0 लग जाएंगे. तो अब आई डोंट नो उधर टीचर्स ने क्या प्रोसीजर फॉलो करा था, बट येस मेरे अभी रिपोर्ट कार्ड में एब्सेंट शो होती है. सो येस, अब CUET के मैथ्स के बारे में बात करें. काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ था कि आपके पास मैथ्स नहीं है, देन आपको कॉलेज कैसे मिल गया. सो बेसिकली मेरे पास मैथ्स नहीं था, और जो मेरी एक वीडियो में मनशा आई थी मेरी फ्रेंड, उसके पास भी मैथ्स नहीं था. उस पर बहुत क्वेश्चन आ रखे थे. सो काफ़ी कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें मैथ्स कंपलसरी होता है, लेकिन जैसे मैं BCom प्रोग्राम में हूँ, वो BCom ऑनर्स में थी,
तो ऐसा था कि मैथ्स हो या अकाउंटेंसी हो, उन दोनों में से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए। तो अब जैसे हमारे पास तो अकाउंट्स था, 12th में हर कोर्स का वेरी करेगा हर चीज़ें। जब आप लोग एनटीए की साइट पे जाओगे वहाँ पर आपको पूरा एक मिला होगा कि आपको कौन से कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो वो चीज़ ज़रूर चेक कर लेना, ऐसे सब्जेक्ट्स मत भरना। और मैथ्स का वही, अगर मैं आपको बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का ज़रूर बता सकती हूँ कि मैथ्स या अकाउंटेंसी में से आपको एक चूज़ करना होता है। सो यस, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है स्टिल यू कैन अपेयर फॉर सीयूटी, और आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम जो भी करना है आप वो कोर्स चूज़ कर सकते हो। सो या नेक्स्ट थिंग जो और बच्चों ने पूछ रखी थी वो था जर्नल टेस्ट से रिलेटेड, कि उसको कैसे प्रिपेयर करें और वो आपने दिया था नहीं दिया था एंड ऑल दैट। सो जर्नल टेस्ट के बारे में हमारे टाइम पे भी बहुत ऐसे कन्फ्यूजन रहती थी। मैंने जर्नल टेस्ट नहीं भरा हुआ था, ठीक है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जर्नल टेस्ट भरा था, कुछ ने नहीं भरा हुआ था। तो एक टाइम ऐसा आ गया था फॉर्म्स भरने के काफ़ी टाइम बाद, बोर्ड्स खत्म होने के बाद जब सबने प्रिपरेशन शुरू करी, तब ये चीज़ आ गई थी कि जर्नल टेस्ट नहीं भरा हुआ, कोर्स नहीं मिल पाएगा, ये सब चीज़ें। बट अगेन आपको उधर जाके जो मैंने आपको बताया कि साइट पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जहाँ पर सब्जेक्ट्स का बता रखा होगा। जर्नल टेस्ट इज़ नॉट कंपलसरी, कुछ कोर्सेज के लिए जर्नल टेस्ट कंपलसरी और कुछ के लिए नहीं है। जैसे बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के लिए जर्नल टेस्ट नहीं इंपॉर्टेंट, तो आप मत भरना वो सब्जेक्ट। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने जर्नल टेस्ट भरा एंड ट्रस्ट मी, मेरे को पता है, मैंने उनको देखा है कि कितनी प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, तो जर्नल टेस्ट से प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब देखो कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है। पिछली बार जब फर्स्ट टाइम सीयूटी हुआ था तब ठीक था, तब बच्चों के अच्छे मार्क्स काफ़ी आए थे और सब चीज़ें। इस बार भी हमारे टाइम पे भी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे, बट अगेन कंपटीशन बढ़ गया था और इस बार तो और कंपटीशन बढ़ेगा। मैं डरा नहीं रही, अगर 12th में आपने अच्छे से बेसिक्स क्लियर हैं तो आपका सब हो जाएगा। और ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता, मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जिसको कॉलेज ही ना मिला हो। कॉलेज हर किसी को मिल जाता है, तो उसकी टेंशन लेनी नहीं है। बट ऐसा ना हो कि कॉलेज मिल जाएगा सोच के आप पढ़ो ही ना, पढ़ना ज़रूर है। और जर्नल टेस्ट का आप लोग एक बार देख लेना। अगर आप लोगों ने जर्नल टेस्ट भरा और मतलब आपके कोर्स में ज़रूरत नहीं है बट स्टिल आपने जर्नल टेस्ट भर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाके सपोज आपके मार्क्स कम है तो आपको वो वाला कोर्स नहीं मिल रहा, लेकिन आपके पास जर्नल टेस्ट है तो आपके पास एक अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है जिससे आप किसी और कोर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। सो आप पे डिपेंड करेगा। आपको लगता है कि आपका बाकी सब इंग्लिश और बाकी जो डोमेन है बिजनेस स्टडीज़ अकाउंट्स, अगर आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, देन आई डोंट थिंक कि आप लोगों को जर्नल टेस्ट भरने की ज़रूरत है। ऑल्सो काफ़ी बच्चों ने ये भी पूछ रखा था कि मैंने कोचिंग ली थी, सेल्फ स्टडी करी थी। सो बेसिकली मैंने सेल्फ स्टडी करी थी और मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने काफ़ी लेट सीयूटी की प्रिपरेशन शुरू करी थी। और ऐसा हुआ था दैट मेरा कोई प्लान नहीं था सीयूटी देने का, मैंने बस वही बोर्ड्स जैसे चलते चलते फॉर्म्स दिख लेते और मैंने फॉर्म भर दिया था। और मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, मेरे को यही था कि कोई नहीं, मैं 10 दिन पहले पढ़ के मैं दे आऊँगी, मेरे को यही आइडिया था। एंड देन क्या हुआ कि मैं नहीं पढ़ रही थी बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद। बोर्ड्स के बाद मैंने सीए शुरू कर दी थी, सीए फाउंडेशन। तो मैं कुछ 20 डेज़ पढ़ी होंगी। उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा जून अटैम्प्ट नहीं, मेरा दिसंबर अटैम्प्ट मेरे को देना है। तो फिर मैंने बीच में से सीए छोड़ दी थी। और ऐसा हुआ था कि मैंने 20 डेज़ कुछ सीए के लिए प्रिपेयर करा था एंड देन मैं जून से दिसंबर पर शिफ्ट कर गई थी। तो उसके बाद फिर भी गैप था मेरे पास बीच में से, बट वही था कि इट्स ओके, मैंने नहीं देना सीयूटी, वो तो सेकंड ऑप्शन है। तो यही मेरा प्लान था पूरा। बट देन उसके बाद मेरा बर्थडे आ गया था एंड वो मैं बर्थडे में पूरा बिजी हो गई थी। बर्थडे से पहले बर्थडे की एक्साइटमेंट में बिजी थी। उसके बाद मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, तो मैंने बहुत ही एंड पे प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड करी है सीयूटी से रिलेटेड, जब मैं पढ़ा करती थी वो टाइम पे। और वो कुछ एटलीस्ट मैं 25 डेज़ पढ़ी होंगी। उसके बाद पेपर्स आ गए थे तो मैंने पेपर दे दिए थे। तो मैंने सेल्फ स्टडी ही करी थी उस 25 डेज़ में। और एंड पे मैंने पूरी एनसीईआरटी को फॉलो करा था। और जिन बच्चों को अभी गिव अवे में एनसीईआरटी मिली है ना, आई एम टेलिंग यू, वो बोर्ड्स की नहीं, आपको बोर्ड्स के बाद भी बहुत हेल्प करेंगी। वो एनसीईआरटी मैंने बोर्ड्स में तो ख़रीदी नहीं थी, मैं बोर्ड्स में पीडीएफ से एनसीईआरटी से पढ़ी थी, लेकिन सीयूटी के टाइम पे मैंने एनसीईआरटी ज़रूर खरीदी थी। तो आप लोगों को एनसीईआरटी तो बहुत सीयूटी में भी हेल्प आने वाली है। तो एनसीईआरटी से मैं थॉरली पढ़ती थी। उसके बाद पेपर्स के मान के चलो 3-4 डेज़ पहले मैंने मॉक टेस्ट शुरू कर दिए थे। और वही मेरी गलती रही थी कि मैंने काफ़ी कम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करे थे। बट स्टिल वो 3-4 डेज़ में मैंने जितने मैं कर सकती थी मैंने बहुत मॉक टेस्ट करे थे। और मैंने ऐसा कुछ परचेज़ नहीं करा था। सुनील पांडा सर के मैंने और मेरी किसी फ्रेंड ने मिलके हम लोगों ने परचेज़ कर लिए थे। वो 10 मॉक टेस्ट थे। और
वो सब बस मैंने वो 3-4 डेज में मॉक टेस्ट करके मैं पेपर दे आई थी। और अपने स्कोर की बात करूँ सो मेरा स्कोर था 656। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का अभी आप आओगे, जब आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको पता लगेगा नॉर्मलाइजेशन वगैरह क्या होती है। मैं वीडियोस भी बनाऊंगी इस पर। तो नॉर्मलाइजेशन अच्छा भी कंसिडर करा जाता है, बट पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों उसको कंसिडर कर सकते हो। तो नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स कम हो गए थे, मैंने कुछ 696 कुछ बन रहे थे, ऑलमोस्ट 700 के आसपास बन रहे थे। एंड देन मेरे कुछ डिडक्ट हो गए थे। आई डोंट रिमेंबर कि मेरे प्रॉपरली कितने बन रहे थे, बट या मेरे मार्क्स कम हो गए थे नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो बट वैसे ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन से पहले अगर मैं अपने मार्क्स की बात करूँ तो मेरा अकाउंट्स का पेपर, मेरी अभी भी वो CUET वाली वीडियो पड़ी होगी जिस दिन मैं एग्ज़ाम देकर आई थी। तो मेरा अकाउंट्स का पेपर ठीक ठाक हुआ था, टाइम बहुत कम था, लेकिन इको और बिजनेस के बहुत अच्छे पेपर हुए थे मेरे। जब रिजल्ट आया था तब आई रिमेंबर मेरे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस को मिला के टोटल 9 क्वेश्चंस गलत हुए थे। एंड देन इंग्लिश आया। इंग्लिश का मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि वो लास्ट पेपर था और मैं ऐसे जल्दी जल्दी में दे आई थी कि चलो मैं फ्री हो जाऊंगी। और मेरे इन 3 सब्जेक्ट को मिला के टोटल 9 क्वेश्चंस गलत थे, और इंग्लिश में मेरे टोटल 11 क्वेश्चंस गलत थे। और ऐसा नहीं है कि मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी थी या मैं पढ़ के नहीं गई थी, मैं बहुत ऐसे केयर फ्री होके पेपर दे आई थी, जिस चीज़ का मेरे को अभी तक रिग्रेट है। तो बस इंग्लिश में मेरे 11 क्वेश्चंस गलत होने के कारण मेरा स्कोर बहुत ही कम चला गया था। तो ये सब एक्सपीरियंस मैं आपको अपनी अगली वीडियोस में बताऊंगी कि मैंने कौन से चैनल्स से पढ़ा था और क्या क्या मेरी गलतियां रह गई थी, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगी। एंड ऑल्सो मेरा अपने सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो मेरा था इंग्लिश था, एक लैंग्वेज होनी होती है, इंग्लिश था। 3 डोमेन में थे, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। एंड देन एक मैंने अलग सब्जेक्ट लिया था, फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स जैसे मेरे पास 11th में फाइन आर्ट्स था, पेंटिंग, तो वो भी ले सकती थी, तो मैंने वो सब्जेक्ट एडिशनल में लिया था। वो ऐसा था कि अगर सपोज मेरे 3 डोमेन लाइक अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में से अगर इन तीनों में से सपोज मेरे बिजनेस में 3 क्वेश्चन गलत हो गए और मेरे फाइन आर्ट्स में 2 क्वेश्चन गलत हैं, तो और अकाउंट्स में मेरे 1 क्वेश्चन गलत है, इकोनॉमिक्स में भी सपोज मेरे 1 क्वेश्चन गलत होता है। तो ऐसा हो सकता था कि अगर मेरे फाइन आर्ट्स में कम क्वेश्चंस गलत हुए तो बिजनेस स्टडीज़ को रिप्लेस कर सकती थी फाइन आर्ट्स, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स लिया था। वो आप भी ले सकते हो कि अगर जो आपके पास 12th में 5th सब्जेक्ट है आप उसको ले सकते हो, CUET में भी आप भर देना। मैं सजेस्ट करूँगी कि भर देना, क्योंकि जो 5th सब्जेक्ट होता है वो ईजी ही होता है, तो वो आपको ईजिली रिप्लेस करने में हेल्प कर सकते हैं अगर आपका डोमेन में से कोई सब्जेक्ट वीक है तो। बट मेरे केस में मेरा फाइन आर्ट्स अगेन बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। मेरे 3 डोमेन के पेपर एक दिन में थे और इंग्लिश और फाइन आर्ट्स लास्ट पे थे। एक दिन का गैप था मेरे एक 28 डेट थी और एक 30 डेट थी। तो ऐसा हुआ था कि मैं इंग्लिश और फाइन आर्ट्स में वही था लास्ट पेपर और टाइम भी इतना नहीं था। और फाइन आर्ट्स को तो मैंने बहुत लेजिट फाइन आर्ट्स को मैंने 5-6 डेज पहले पढ़ा है, और एक्चुअली में मेरा फाइन आर्ट्स का पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मतलब मैं पढ़ के गई थी, पढ़ा सब हुआ था, बट उधर मैं सब चीज़ें भूल गई थी। उधर क्या पेंटर्स के नाम होते हैं तो वो सब चीज़ें मैं भूल गई थी। तो करके फाइन आर्ट्स का पेपर आप भर देना मैं कहूँगी 5th सब्जेक्ट। और मेरा फाइन आर्ट्स का पेपर भी अच्छा नहीं हुआ था, तो वो किसी डोमेन को रिप्लेस नहीं कर पाया था। बस यही इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के लिए रखी है। बाकी और वीडियोस आएंगी, जो भी आप मटेरियल चाहते हो वो मेरे को बताना। और एंड में मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जब तक बोर्ड्स ख़त्म नहीं होते ना तब तक CUET की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बोर्ड्स ख़त्म होने के आप 1 वीक ले लेना और उस 1 वीक के बाद पढ़ना शुरू कर देना, इनफ होगा। सच में बता रही हूँ, अभी बोर्ड्स मत ख़राब करना CUET के टेंशन लेकर। सो या और जो भी बोर्ड्स के बाद जो प्रोसीजर या जो भी कुछ फॉर्म्स निकले CUET, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं चैनल पे ज़रूर डालती रहूँगी। सो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और अगर लगी हो तो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन Instagram. Here is my username, and thank you for watching. Bye.